हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 9 में। पार्ट 9 की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है जहां वो दोनों ही पूल के अंदर थे और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। अब कुछ देर बाद जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, रियू उससे पूछने लगती है कि क्या वो हमेशा ही अपने साथ इतने सारे कपड़े लेकर घूमता है। सियंगो उसे बताता है कि मीटिंग के लिए उसे कई बार बाहर जाना पड़ता है, इस वजह से वो अपनी कार में हमेशा एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखता है। रियू जहाँ उसकी बात सुनकर इम्प्रेस होने लगती है, वहीं सियंगो अगले ही पल उसे कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटी है और उसकी हाइट को लेकर उसे टीज करने लगता है। रियू भी उसे बचपन से लेकर अब तक हाइट से रिलेटेड सभी स्ट्रगल सुने गिनाने लगती है। वहीं सियंगो उसे टीज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही उस टाइम कैप्सूल को लेकर बाहर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। रियू उस टाइम कैप्सूल को खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सियंगो से कहती है कि क्या उन्हें मोम को बुलाना चाहिए, पर सियंगो से कहता है कि पहले उन्हें खुद इसे देख लेना चाहिए, जिसके बाद वो मोम को बुलाएंगे। अब रियू जैसे ही कैप्सूल खोलती है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही लेटर्स थे और वो दोनों लेटर्स रियू और सियंगो के ही थे। और शायद हो सकता है कि मोम उन दोनों से पहले ही टाइम कैप्सूल को खोलकर अपना लेटर वहां से लेकर चली गई हो और उसे पहले से ही शायद मालूम हो कि सियंगो रियू को काफी पसंद करता है। अब जहां रियू अपने लेटर को पढ़कर काफी एम्बेरस हो रही थी, उसी समय सियंगो भी अपने लेटर को खोलते ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। रियू उससे उसका लेटर मांगती है लेकिन वो उसे लेटर नहीं देता और अगले ही पल रियू ये सोचकर कि उसने अपने लेटर में उसे गालियां दी होगी, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं पकड़ पाती और सियंगो उसे छोड़कर दौड़ते दौड़ते सीधे अपने घर पहुंच जाता है। वहीं रियू भी उसका पीछा करने की वजह से काफी थक जाती है और वहीं सड़क पर बैठ जाती है। अब अपने घर पहुंचते ही सियंगो बड़े ही केयरफुल तरीके से उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसे पढ़कर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा शौक में था क्योंकि शायद उसे भी इन चीजों के बारे में कुछ याद नहीं था। वो उसे पढ़कर सरप्राइज और एम्बेरस दोनों ही था, साथ ही कहने लगता है कि वो जरूर उस समय पागल रहा होगा। वो इस चीज को भी एडमिट करता है कि उस समय उसके दिल में उसके लिए फीलिंग थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कह क्या रहा है और उसे अब क्या करना है। वहीं रियू जो कि उसी लेटर को लेकर घर वापस जा रही थी, वो उस लेटर को देखकर कोशिश कर रही थी कि उसे अपने ड्रीम से रिलेटेड कुछ भी जानने को मिल जाए, लेकिन उसने अपने लेटर में ड्रीम के रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था और इस चीज से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और दिखाया जाता है मिनसुक को, जो कि अपने उन्हीं फ्लावर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। ग्युनसिक भी आकर कहने लगता है कि क्या आज उसे ब्रेकफास्ट के बदले फ्लावर्स ही मिलने वाले हैं। अब जैसे ही मिनसुक उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगती है, उसी समय ग्युनसिक उससे पूरे 3 लाख वॉल मांगने लगता है और उसके पूछने पर कि उसे इतनी मनी क्यों चाहिए, ग्युनसिक बताता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के घर में किसी की डेथ हो गई है और क्योंकि वो जेजू आइसलैंड नहीं जा सकता, इस वजह से वो उसे कंडोलेंस मनी देना चाहता है। मिनसुक भी काफी हैरान होकर उसे कहने लगती है कि वो लोग अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इतनी ज्यादा मनी दे सकें और वो उससे थोड़ी कम मनी दे सकते हैं। ग्युनसिक के काफी इंसिस्ट करने के बाद भी जब मिनसुक नहीं मानती तो वो काफी इरिटेट होकर खाना छोड़कर चले जाता है। वहीं मिनसुक उसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सियंगो के फादर को, जो घर आकर खाना ढूंढते हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता। उसी समय हिसुक भी वहां आकर उनसे पूछने लगती है कि क्या वो ऑफिस जा रहे हैं, पर वो बताते हैं कि वो अभी वापस आए हैं। साथ ही हिसुक के कहने पर कि वो अपने काम से बाहर जा रही है, सियंगो के फादर उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसे दोबारा से पोस्टिंग मिल चुकी है। हिसुक भी उन्हें यह कहकर जाने लगती है कि जैसे ही उन्हें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुरंत यहाँ से चली जाएंगी और उन्हें बार बार ये चीज उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वहीं सियंगो के फादर भी सोचने लगते हैं कि शायद वो फिर से वापस जाने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां रियू अच्छे से तैयार होकर सियंगो को धक्का मारते हुए आगे जाने लगती है। सियंगो के कहने पर कि वो ये क्या कर रही है, रियू उसे डराने लगती है कि आज वो उसके साथ बहस ना करे। इसके बावजूद भी सियंगो के पूछने पर कि वो कहाँ जा रही है, रियू जैसे उसे बताती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है, सियंगो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन रियू उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है और उसे बताने लगती है कि वो कुछ बुक्स पढ़ के अपने ड्रीम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। साथ ही उसे अलग अलग तरीके के ड्रीम बताने लगती है कि क्या उसे परफ्यूम बनाने वाला बन जाना चाहिए या फिर घड़ी सही करने वाला बन जाना चाहिए। और उसे बताते बताते वो उसके ऑफिस ही पहुंच जाती है। वहीं सियंगो भी उसे कहने लगता है कि उसे मालूम है कि वो यहाँ पर सिर्फ फ्री कॉफी पीने आई है और अगर उसने कॉफी पी ली हो तो वो यहाँ से जा सकती है। रियू अभी उसके ऑफिस किचन की तारीफ कर ही रही थी कि उसी समय म्योंग्यू भी वहां पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। सियंगो के उसकी इतनी एक्साइटमेंट का रीजन पूछने पर म्योंग्यू उसे बताने लगता है कि उन्हें यूएस की एक बहुत ही बड़ी कंपनी
ग्रेप ने कांटेक्ट किया है। ये सुनते ही रयू के भी एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं और इस चीज का एहसास सेंगो को भी हो गया था। म्योंग्यो उसे बताने लगता है कि ग्रेप अपनी एक नई ब्रांच कोरिया में ओपन करना चाहती है, जिसके लिए वो लोकल आर्किटेक्चर्स को ही प्रेफर कर रही है। रयू के पूछने पर कि वो तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि ग्रेप उन्हें कांटेक्ट करे, म्योंग्यो उसे बताने लगता है कि उसका दोस्त यूएस की जिस फेमस आर्किटेक्ट फर्म में काम करता है उन्होंने उनकी कंपनी के नाम को सजेस्ट किया है। साथ ही बताता है कि उसे ग्रेप की तरफ से एक मेल भी आया है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो तीनों बैठकर उसी मेल को चेक करने लगते हैं। म्योंग्यो संग्यो से कहने लगता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या वो इस मेल का रिप्लाई कर सकता है। वहीं सेंगो भी कहने लगता है कि उसने इंग्लिश में काफी टाइम पहले काम किया था और अब उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। सेंगो कहता है कि क्या बिना रिप्लाई करे काम नहीं चलेगा, जिस पर म्योंग्यो कहने लगता है कि वो इस तरह से मेल को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। म्योंग्यो के कहते हैं कि क्या उन्हें इसका रिप्लाई करने के लिए किसी को हायर करना चाहिए। रयू उन्हें बताने लगती है कि ग्रेप के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हैं, वरना मीटिंग के दौरान उन्हें कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ ही कहने लगती है कि जिस जेनिफर ने उन्हें ये मेल भेजा है वो बहुत ही हरामी किस्म की औरत है। अब इतना सुनते ही म्योंग्यो भी कहने लगता है कि उसने सुना था कि रयू यूएस में किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है और कहीं वो ग्रेप ही तो नहीं है। रयू के हाँ कहते ही म्योंग्यो उसकी रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। सेंगो भी उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि रयू किसी काम की वजह से अभी काफी ज्यादा बिजी है और वो उसी चीज को ढूंढने के लिए बाहर जा रही है। रयू भी उसे मना करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन म्योंग्यो पहले तो उसकी रिक्वेस्ट करता है और फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि इस समय उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा जरूरत है और क्या वो ऐसे टाइम पर उसकी हेल्प नहीं करेगी। और अगले ही पल रयू भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और ये चीज सुनकर सेंगो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो दोनों ही अपने ऑफिस में बैठकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नायुन उन दोनों के ऊपर बराबर नजर बनाए रखी हुई थी। उसी समय म्योंग्यो भी वहाँ आकर उसे पूछने लगता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है। नायुन उसे कहने लगती है कि रयू यहाँ पर क्या कर रही है और उन्हें उसकी फ्रेंड को इस तरह से हायर करने की क्या जरूरत थी। म्योंग्यो भी कहने लगता है कि मिलेनियम और जेनजी जनरेशन के बच्चे क्या हमेशा यही सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, पर जैसे ही नायुन उसे बताती है कि वो भी मिलेनियम में ही आता है, म्योंग्यो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही नायुन उससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर वहां से उस पर चिल्लाते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सेंगो अचानक ही रयू से पूछने लगता है कि क्या वो सच में ये चीज करना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से वो दोबारा ग्रेप के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। साथ ही उसके पूछने पर कि क्या वो सिर्फ उसके लिए ऐसा कर रही है, रयू कहती है कि उसके पास ऐसा करने का और कोई रीजन नहीं है। अब कुछ देर बाद रयू कहने लगती है कि शाम के 6 बज गए हैं और अब उन्हें डिनर के लिए जाना चाहिए, पर सेंगो कहने लगता है कि अभी उसका बहुत ही सारा काम बाकी है और वो वापस नहीं जाएगा। रयू उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और उसे इस तरह से मील स्किप नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके पूछने पर कि क्या वो अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करता है, सेंगो कहने लगता है कि उसका काम हो गया है और वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन अगले ही पल रयू काफी सारी कॉमिक्स लेकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे उनके बारे में बताने लगती है। साथ ही रयू के पूछने पर कि क्या उसे अपने काम से इतना प्यार है कि वो 24 घंटे तक भूखा रह सकता है, सेंगो कहने लगता है कि वो अपने काम को इतना पसंद करता है कि वो 72 घंटों तक भी भूखा रह सकता है। और उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेसुक को, जो कि कार से कहीं जाते हुए काफी ज्यादा सोच में लग रही थी। यहीं हमें दिखाया जाता है कि हेसुक फॉरेन मिनिस्टर से मिलने गई थी, जो कि पहले उसका फ्रेंड था। हेसुक कहने लगती है कि उसे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार ऑफिस में आया था। वो आदमी भी हेसुक से कहने लगता है कि क्या वो उसे यहाँ पर इंसल्ट करने आई है। साथ ही कहने लगता है कि उन दोनों के ही नाम को सजेस्ट किया गया था और अगर उसे पिक नहीं किया गया तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हेसुक कहने लगती है कि उसका कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है और वो तो सिर्फ ये जानने आई है कि वो 2 महीनों से कोरिया में है और अब वो उन्हें किस जगह भेजने वाले हैं। हेसुक कहने लगती है कि वो उसे जहाँ भी भेजना चाहे भेज सकते हैं और वो काफी अच्छे से काम करेगी। वहीं वो आदमी भी उसे ये कहकर चले जाता है कि वो जल्दी इस बारे में अपने मिनिस्टर्स से बात करेगा। अब हेसुक जैसे ही अपने घर की ओर जाने लगती है, उसी समय उसकी नज़र मिनसुक पर पड़ जाती है, जो कि शॉपिंग करके वापस घर जा रही थी। उसकी कार देखते ही मिनसुक भी तुरंत उसमें बैठ जाती है और हेसुक को उसके साथ खाना खाने चलने के लिए कहती है। मिनसुक उसे अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन हेसुक कहती है कि उसका हस्बैंड काफी ज्यादा बिजी है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है ग्योनसिक को, जो कि अभी भी मिनसुक की वजह से मुंह लटकाए बैठा था कि उसी समय सेंगो के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं।
और ग्युनसिक के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कहने लगते हैं कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं है और क्या उसे यहाँ पर खाना मिल सकता है। जिसके बाद ग्युनसिक उन्हें खाना देता है और फिर उनके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। ग्युनसिक कहने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा है कि देश के सबसे टॉप इमरजेंसी डॉक्टर के साथ उसे बैठकर पीने को मिल रहा है। साथ ही बातों में वो कहने लगता है कि उसे उनसे काफ़ी जलन हो रही है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और कहने लगता है कि अगर वो भी अच्छा पैसा कमाता तो वो भी हर चीज़ कर पाता। स्योंग के फादर के कहने पर कि पैसे का कोई मतलब नहीं है, ग्युनसिक उन्हें अपने डेली लाइफ के बारे में बताने लगता है और पैसों से रिलेटेड अपने सभी स्ट्रगल भी बताने लगता है। साथ ही कहता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वही ये चीज़ कह सकते हैं। पर अगले ही पल स्योंग के फादर उसे कहने लगते हैं कि उन्हें तो उसी से ही जलन हो रही है, और कहने लगते हैं कि वो अपने घर कभी भी कुछ खाने के लिए नहीं ले जा पाते क्योंकि उनके घर में कोई नहीं है। अब कन्वर्सेशन को इंटेंस होते हुए देखकर ग्युनसिक भी टॉपिक को चेंज करता है और वो दोनों फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।